आज देश के अंदर सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमारे भोले भाले जनता, भोले भाले हमारे किसान हमारी इस भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने किस तरह से हमें गुलाम बनाने का काम किया है, किस तरह से हमें अडानी अंबानी, मुकेश अंबानी के हाथों बेच दिया है। आज हमारे भारत के अंदर जितनी संस्थाएं हैं जो देश को चलाती हैं, उन संस्थाओं से सुख संपत्ति की रचना होती है, जिससे हमारे भारत के हर नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर, जो भी बच्चों के लिए शिक्षा के रास्ते खुलते हैं, बच्चों पढ़ने के बाद उनकी नौकरियों के जो रास्ते खुलते हैं, उन सारे रास्तों पर भारत की सरकार बैठी है, जैसे कि मनुवादी लोग बैठे हैं। सारी संस्थाएं ब्राह्मणों के हाथ में जा चुकी हैं। भारत की सेना से लेकर चौकीदार से लेकर प्रधानमंत्री तक आरएसएस का एजेंडा है कि भारत को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। और ये एजेंडा भारत की भाजपा सरकार का इतना नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा आरएसएस का है, जिसका नाम है मोहन भागवत। दोस्तों, एक सोचने की और समझने की बात है। अगर हमारे भारत के समझदार पढ़े लिखे नौजवान, जो अच्छे नौजवान पढ़े लिखे हैं, जो अपने भारत को बचाना चाहते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं, वो लोग सावरकर और गोलवलकर को पढ़ें कि उनका षड्यंत्र क्या था। उन्होंने जो अपनी एक किताब में लिखा है, नाम शायद मेरे दिमाग से उतर गया उसका नाम, उस किताब को पढ़ो कि गोलवलकर क्या चाहता था, जो आरएसएस का संस्थापक था। उसका कहना है, अगर लंबे समय तक राज करना है तो भारत की जनता को गुलाम बनाना है, यानी ना उनके पास कोई धन होना चाहिए, ना भारत की जनता के पास कोई शिक्षा होनी चाहिए। तो दोस्तों, हर प्रकार से हमारे भारत की जनता को गुलाम बनाने का काम आरएसएस ने कर रखा है। और भारत की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आरएसएस के इशारे पर चलती है, मोहन भागवत के इशारे पर चलती है। और काफ़ी दिनों से इन्होंने इंतजार किया है बहुमत सरकार का, कि जिस दिन हमारी बहुमत सरकार होगी उस दिन देश की सत्ता को पलट देंगे, यानी राज पलट देंगे, यानी इस संविधान को ख़त्म कर देंगे और अपना संविधान लागू कर देंगे। दोस्तों, सोचने की और समझने की बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत के अंदर 5000 सालों से कहते हैं कि गुलाम बना के ये लोग चले आ रहे हैं, और मुट्ठी भर लोग, यानी विदेशी लोग, मुट्ठी भर लोग, यानी षड्यंत्र से धसे देश के अंदर व्यापार करने के लिए। बाकी यहाँ की सभ्यता देख के, यहाँ का धन दौलत देख के, यहाँ के राजाओं की ईमानदारी को देख के, और इन्होंने यहीं पे बसना मंजूर कर लिया और हमें गुलाम बनाने का काम शुरू कर दिया। हमारे पूर्व एक राजा थे, बड़े बड़े राजा थे, उनको धोखे से, छल से, कपट से मारा, उनको राक्षस बता दिया और अपने को भगवान बताते चले गए।
दोस्तों, इन्होंने हमें गुलाम बनाने का षड्यंत्र शुरू कर दिया। फिर हमें वर्णों में बांट दिया। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, जो चाहे वो करेगा, जिसकी चाहे बेटी को लाएगा, जिसकी चाहे इज्जत लूटेगा, जो मर्जी कर सकता है। हर धन पर उसका अधिकार उसने अपना जमा लिया। और तो क्या, इन्होंने छत्री को भी गुलाम बना के अपने अंडर में ले लिया, और साथ में वैश्यों को भी। हमें शूद्र बना दिया, गुलाम बना लिया, और जो हमारे राजा महाराजा थे उनकी कुल संतानों को अछूत बना दिया, जिसे आज SC ST में कन्वर्ट करते हैं, जिन्हें आज छोटी जाति के नाम से ये पुकारते हैं, जिन्हें आज अछूत बताते हैं, उनमें कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों, सोचने की समझने की ये बात है कि आमने सामने पढ़ के तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाकी इनकी आज सत्ता है, और सत्ता के अंदर ये अंधे हो चुके हैं, और हमें चारों तरफ से घेर कर गुलाम बनाने का काम किया इन्होंने। सबसे पहले दोस्तों, हमारे भारत की शिक्षा का अधिकार छीन लिया कि गांव के जो भी सरकारी स्कूल होते थे या शहर के स्कूल, उसमें 8वीं 9वीं तक ऐसे ही पास कर देते हैं, यानी बच्चों को पढ़ने नहीं देते। बच्चा नहीं पढ़ पाता, आगे कुछ नहीं कर पाता, वो गुलाम बन जाता है। वो गुलाम रहता है कि उसे अच्छी शिक्षा मिल नहीं पाती, कि उसके पास पैसा ही नहीं होता इतना। दोस्तों, जो हमारे SC ST OBC के लोग हैं, कुछ ऐसे जो जिनको गद्दार भी कह सकते हैं, हम हिजड़े भी बोल सकते हैं, वो भाजपा में या कांग्रेस में जाके उनको इतना पैसा मिल जाता है, गाड़ियां पहले ही इलेक्शन जीतने से पहले ही मिल जाती हैं, और वे उनके गुलाम हो जाते हैं। सत्ता में पहुंचने के बाद वो अपने समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाते, कुछ बोलते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज हमारे देश में सबसे बड़ी गुलामी लाने का काम तो हमारे ही लोगों ने किया है, जो SC ST OBC के संसद हैं, संसद में पहुंच चुके हैं। उनके सामने हमारे भारत की इज्जत, बहन बेटियों की इज्जत, हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और वो हिजड़े बोलते ही नहीं हैं। कोई नहीं बोलता उनमें से कि आप संविधान के खिलाफ क्यों चल रहे हो, हम आपकी सत्ता से इस्तीफा दे देंगे, आपकी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। ऐसे कोई बोलने वाला नहीं है, सुनते रहते हैं, गुलाम होते हैं। वो गुलाम सर झुकाए वो सुनते रहते हैं। सबसे पहले तो हमें उन गुलामों का बहिष्कार करना चाहिए कि उनको कभी एक वोट नहीं देना चाहिए, और अपने कभी मोहल्ले बस्ती में उनको आने नहीं देना चाहिए। वो इतने हत्यारे, इतने नीच, इतने भ्रष्टाचारी लोग बन चुके हैं, हमारे ही लोग, यानी SC ST OBC के लोग जो आज संसद में बैठे हुए हैं, जो आज उनके पास सब कुछ है, अपने समाज की बात ही नहीं करते। दोस्तों, भारत के अंदर 10,544 ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे जिन संस्थाओं से हमारे भारत के बच्चों का जीवन बनता है, उन सारी संस्थाओं पर ये मनुवादी लोग बैठे हैं। कहने का मतलब ब्राह्मण बैठे हैं, चौकीदार से लेके सेना तक इनके अफसर ब्राह्मण बैठे हुए हैं। पूरा बहुमत 303 सीटों का संसद के अंदर है, लोकसभा राज्यसभा के अंदर इनका बहुमत है। तो इन्होंने सोच रखा है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, भारत के अंदर एक संस्था बची हुई थी, वो किसान थे, और किसानों की जमीन हड़पने के लिए एक काले 3 कानून ऐसे लाए, अचानक बनाए, रातों रात बनाए, अपनी मर्जी से थोप दिए, सौंप दिए, और आज किसान कई मर चुके हैं, मरने की कगार पर हैं। दिन रात इतनी ठंड पड़ रही है, उस ठंड में बैठे हुए हैं, अपने जीवन, अपने बच्चों को की रोजी रोटी को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए सड़कों पर हैं। सरकार नहीं सुन रही उनकी। क्यों नहीं सुन रही? कि अडानी, अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे लोगों के हाथ ये बिक चुके हैं, वहाँ से मोटी रकम ले चुके हैं। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, हम किसानों के साथ हैं। अगर आज हमारा किसान चला गया तो हम दुनिया में किसी लायक नहीं रहेंगे, हम भूखे तड़प तड़प के मरेंगे।
क्योंकि ये लोग हमें गुलाम बना तो चुके हैं, आधा संविधान ख़त्म कर चुके हैं, और दोस्तों बाकी बचे हुए थे किसान, इनको गुलाम बनाने का पूरा षड्यंत्र उन्होंने रच चुके हैं। उसी तरह ठीक रच चुके हैं जिस तरह से जियो फोन आया था और इस कंपनी के मालिक ने, जिसको अंबानी बोलते हैं, अनिल अंबानी बोलते हैं, इसने पहले लॉलीपॉप दिया कि फ्री दिया था नेटवर्क और फ्री दी कॉल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोस्तों इतनी महंगी कॉल कि आज 250-300 रुपये महीने से कम गरीब से गरीब कोई चार्ज करवाए तो नहीं करवा सकता। जी भर के लूट रही है ये कंपनी। इसी तरह से ये काले कानून में षड्यंत्र है कि 1-2 साल ये बड़े बड़े व्यापारी जहां सरकारी मंडी में कोई चीज़ 2000 रुपये क्विंटल बिक रही है तो ये हमसे 2500 रुपये क्विंटल खरीदेंगे, यानी 1-2 साल हमें लॉलीपॉप हमारे किसानों को देंगे। उसके बाद सरकारी मंडियों में जाना लोग बंद कर देंगे, इनको बेचना शुरू कर देंगे, और उस पीरियड में सरकारी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल बंद हो जाएंगी, उठ जाएंगी, उन पर बिल्डोजर चल जाएगा, वहाँ की सब बिल्डिंगों को ख़त्म कर दिया जाएगा। जहाँ वो सरकारी मंडियां ख़त्म हो गई इधर ये व्यापारी हमारे फिर जो आज 2500 में खरीद रहे हैं वो फिर 2 या 3 साल के बाद वो 1000 रुपये क्विंटल खरीदेंगे, और हमें इतना मजबूर कर देंगे कि हमारे माल को या तो घरों में सड़ा देंगे या हमें बेचने पर मजबूर कर देंगे हमारे किसानों को। तो दोस्तों उसी हमारी ज़मीन के ऊपर ये लोग लोन भी लेंगे। उस लोन को हमारे किसान कहाँ से चुकाएंगे? जब उनके पास कोई आमदनी नहीं होगी तो लोन कहाँ से चुकाएंगे? वो ज़मीन ये सरकार हड़प कर लेगी और इन बिचौलियों के नाम कर देगी। जैसे कि रेलवे बेचा, आज भारत के अंदर निजीकरण जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से निजीकरण दोस्तों हमारे किसानों की ज़मीन का भी हो जाएगा। हमारे किसान अपनी ज़मीन में ही गुलाम बनकर काम करेंगे, मजदूर बनकर काम करेंगे, तब जाके उन्हें सुबह शाम की 4 रोटियां मिलेंगी। पढ़ाई लिखाई तो बाहर में गई, कोई अफसर नहीं बनेगा, ना कोई पढ़ पाएगा, ना कोई गाड़ी खरीद पाएगा, ना कोई मकान बना पाएगा। तो दोस्तों किसान भी गुलाम, मजदूर तो हैं ही गुलाम पहले से ही। और हमारे जो नेता MP MLA आज विपक्ष के हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर उनका कुछ बस नहीं होगा। वो खुद पैसे के भूखे होते हैं, वो पैसे की तरफ भागेंगे। तो दोस्तों आज हमें अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़नी है। इन मनुवादियों का सामना खुद ही करना है। हमें अपनी ज़मीन भी बचानी है, हमें अपनी इज्जत भी बचानी है, अपना भारत भी बचाना है, अपना संविधान भी बचाना है, और अपने बच्चों की शिक्षा भी बचानी है। दोस्तों इन किसानों के हत्यारे को दफ़ा 302 की केस लगा के इनको फांसी के फंदे पर भी ले जाना है। बाकी वो तब होगा जब ईवीएम मशीन हटेगी, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और अपनी सत्ता आएगी, तब जाके दोस्तों हमारी गुलामी हमसे हटेगी, तब ये लोग कुछ सुधरेंगे। हमें किसी राज से कोई शिकवा नहीं है, कोई भी राज करो, कोई भी गद्दी बैठो, बाकी राजा वो होता है जो जनता की सुनता है, जनता के हित में काम करता है। दोस्तों उसकी पूजा भी की जाती है, उसको याद भी किया जाता है, उसकी फ़ोटो भी घर में टांग कर उसकी आरती भी उतारी जाती है। पर उस राजा की, जो राजा अशोक हुए भारत के अंदर, बड़े बड़े राजा हुए, तो दोस्तों हमारे साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में बराबरी का हक दिया था और ये लिखा था कि सारे समाज के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, चाहे किसी बड़े का बच्चा हो चाहे किसी छोटे का, उसी तरह से दोबारा से हमारे भारत में बच्चे पढ़ेंगे, तभी जाके हमारे गरीबों के बच्चों की गरीबी दूर हो पाएगी। वरना दोस्तों ये लोग अपने बच्चों को
पहली क्लास से लेकर बड़े बड़े हाई फाई स्कूलों में पढ़ाते हैं, और हमारे गांव और शहर के सरकारी स्कूलों की मिट्टी खराब कर रखी है। वहाँ न टीचर होता है, न पढ़ाने वाला होता है दोस्तों, बल्कि 8वीं 9वीं तक खिला पिला के खिचड़ी भेज देते हैं। आगे बच्चा पढ़ नहीं पाता, अफसर बन नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। मान लो किसी तरह से बच्चा पढ़ भी गया तो आज सरकारी नौकरी इन्होंने ख़त्म कर रखी हैं, और जो संस्थाएं हैं उन पर खुद बैठे हुए हैं मनुवादी लोग। ये हमारे भारत के किसी भी दोस्तों बच्चों को नौकरी देके राजी नहीं है, मिलेगी नहीं, नौकरी होएगी नहीं। जब सारी प्राइवेट संस्थाएं हो गई हैं तो नौकरी कहाँ है, नौकरी तो ख़त्म कर दी। तो इन्होंने भारत के आधी से ज़्यादा जनता को तो गुलाम बना रखा है पहले ही, कि वो अनपढ़ कर दिए, और बाकी बची हुई जनता जो थी, जो लोग थे, तो दोस्तों वो भी ख़त्म हो गए। वो इसलिए ख़त्म हो गए कि आज सब कुछ इन्होंने प्राइवेट कर दिया। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट कर दी, रेलवे दोस्तों, एयरलाइन, हवाई अड्डे दोस्तों, और भी कई चीज़ें जो सरकारी होती हैं वो सब इन्होंने ख़त्म कर दी। इसलिए कि गरीब का बच्चा उठ ना सके, गरीब का बच्चा गुलाम का गुलामी बना रहे, और जो थोड़े उभरे हुए हैं भी वो भी गुलाम हो जाएं। आज 60% भारत के अंदर ओबीसी समाज है। आज वो कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ उनकी गलती की वजह से कि वो इनके षड्यंत्र को नहीं समझ पाए। राम मंदिर में लगा दिए, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई में लगा दिए, मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया दोस्तों, एक दूसरे से लड़ाते रहे, ये लोग लड़ते रहे। आज इनको कोई भी इतना दिमाग नहीं कि हम इनके कहने पर क्यों किसी मुसलमान को मारते हैं, क्यों किसी दलित को मारते हैं, और दलितों के घर की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं ये लोग, और हमारे ओबीसी समाज के लोग देखते रहते हैं, यही समझते रहते हैं कि इनकी बात है, ये हम क्यों इनके साथ खड़े हों। पर दोस्तों आज हम दलितों की इज्जत लूट रही है, कल को इनकी भी इज्जत लूटेगी, क्योंकि ये लोग जब तुम्हें गुलाम पूरी तरह से बना लेंगे उस दिन तुम्हें किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इनको राम से मतलब नहीं है, राम कोई अस्तित्व में है ही नहीं, भारत के अंदर हुआ ही नहीं, कोई देवी देवता है ही नहीं कोई। दोस्तों ये धर्म हमारे ऊपर थोप रखे थे सिर्फ हमें गुलाम बनाने के लिए। मेरे ओबीसी समाज के भाइयों, मेरे एससी एसटी समाज के भाइयों, कभी आपने देखा रोड के ऊपर की कोई ब्राह्मण कावड़ लाते हुए? कभी देखा है आपने कोई ठाकुर या कोई वैश्य कावड़ कंधे पर ला देते हुए, नंगे पैर चलते हुए कोई देखा है आपने? अरे थोड़ा दिमाग को यूज करो दोस्तों। ये लोग तो गोबर भी खाते हैं और दोस्तों मूत भी पीते हैं, पर तुम तो नहीं पीते हो ना मूत, तुम तो समझदार हो। तुम सोचोगे ये लोग कावड़ लेने क्यों नहीं जाते, क्यों पैदल नहीं चलते हैं? इनको पता है कि ये सब कुछ भी नहीं है, ना वहाँ कोई धर्म है, ना कोई वहाँ कांड है, ना कोई मंदिर है, ना पूजा है। ये सिर्फ हमें तुम्हें दिखाने के लिए, हमें तुम्हें बढ़ावा देते रहते हैं, हमें तुम्हें इधर उधर भटकाते रहते हैं, भेजते रहते हैं, धर्म के नाम पर, जातिवादी के नाम पर छोटा बड़ा दिखाते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ हमें भड़काते रहते हैं। मुसलमान हमारा भाई है दोस्तों। हम ये कहना चाहते हैं, भारत की सरकार को हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं, इन मनुवादियों को भी कहना चाहते हैं कि जिस दिन हम 4 भाई मिल गए, खड़े हो गए, उस दिन भारत के अंदर रहने की तो बात छोड़ो, भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ से भागने भी नहीं देंगे। विदेशियों कान खोलकर सुन लो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जिस दिन चारों भाई हम खड़े हो गए, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारे भारत की जनता का, मूल निवासियों का कोई मुकाबला कर जाए। आज हमारे बच्चे बॉर्डर पर भी लड़ते हैं, सीमाओं पर भी लड़ते हैं, और बात आके पड़ेगी अपने माँ बाप को बचाने की तो वो अपने घर पर भी आके लड़ेंगे, और तुम्हें उसका सबक भी सिखाएंगे, और भारत में रहने का भी सबक सिखाएंगे, और दोस्तों अपने घर की इज्जत को भी बचाएंगे। आज हमें सबको मिलकर किसानों को साथ देना है, ज़मीन को बचाना है। किसान बचे तो हम सब बचे, सबका पेट भर जाएगा। और किसानों की ज़मीन इन लोगों ने हड़प ली। अगर ये काले कानून पास होते रहे और हो गए
तो दोस्तों किसान गुलाम बनते ही हम सारे भारत के लोग इनके अधीन हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये लोग सदियों राज करेंगे, पैसा इनके पास इतना होगा कि अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा इनसे पैसा आएगा इनके पास और ये मजे लेंगे। बाकी गुलाम हम सब लोग बन जाएंगे अगर हमारे भारत के किसानों की जमीन चली गई तो दोस्तों जय जवान जय किसान, जय मूल निवासी, जय संविधान। अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है, बच्चों का जीवन बचाना है, बच्चों की आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो हमें पुरजोर अपनी जान हथेली पर रखकर सीना तान के किसानों का साथ देना है। मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है, सभी समाज के लोगों से मेरी विनती है, SC ST माइनॉरिटी OBC समाज से विनती है कि आप अपने को बचा लो, अपने भारत को बचा लो, अपने संविधान को बचा लो। जो हक और अधिकार भारत के संविधान में हैं भारत की जनता के लिए, वो पूरे देश में किसी भी देश में नहीं है। जितना अच्छा संविधान हमारे भारत का है उसे बचाओ। अगर वो बचा है तो दोस्तों हम सब बचे हुए हैं और उसमें कोई कमी आ गई या हमारे किसानों की ज़मीन चली गई तो हम गुलाम हो जाएंगे। और दोस्तों इस गुलामी को बचा लो, गुलाम होने से बच जाओ, अपने अस्तित्व को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, अपने भविष्य को बचा लो, अपने संविधान को बचा लो, अपने किसानों को बचा लो। तो दोस्तों इन षड्यंत्रकारियों से बचो और इनकी भाषा को समझो, इनके षड्यंत्र को समझो। सबसे बड़ा पाप हमारे ऊपर जो पाखंड का इन्होंने थोपा है उसकी आड़ में ये हमारे पीछे पीछे सारे षड्यंत्र रचाते रहते हैं हमें गुलाम बनाने के लिए और हमारे लिए धर्म की रास्ता सिखाते रहते हैं कि ये गौ माता है, कि ये गंगा माता है, कि ये देवी माता है, कि ये फलानी माता है, ढिकानी माता है। दोस्तों कोई माता नहीं है, माता सिर्फ अपनी माता होती है जो जन्म देती है, पिता वो होता है जो जन्म देता है। धरती नीचे धरती है, ऊपर आकाश है, यही हमारे माता पिता हैं। जल वायु हमारा जीवन है। और दोस्तों धर्म क्या होता है? धर्म ये होता है कि हम किसी से छल ना करें, कपट ना करें, किसी से झूठ ना बोलें, बेईमानी ना करें, किसी की बहन बेटी को ना तकें, हम कोई दारू ना पिएं। दोस्तों ये धर्म होते हैं कि हमारे दिल से, हमारे मन से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो किसी का दिल दुखे। सबसे बड़ा धर्म ये होता है और यही पूजा है, यही हमारा मंदिर होता है। और सबसे बड़ा भगवान या जो भी शक्ति है वो हमारा मन होता है। आज ये मन हमारे कब्जे में है, हमारे अंदर है। हमारे हिसाब से हम इसके हिसाब से चलेंगे तो हम मार खा जाएंगे। इसे हमें अपने हिसाब से नहीं चलने देना। अगर मन जाए तो चले जाओ दोस्तों, चले जाने देना, बाकी अपने पैरों से मत ना जाओ, अपने पैरों को रोकना। तो दोस्तों कोई गलत काम नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा जो कुछ है वो हमारे शरीर के अंदर भगवान नाम की एक चीज़ है तो दुनिया में वो है मन। मन मन जो कहता है वो इंसान करता है। और इसके अलावा दुनिया में ना कोई शक्ति है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना कोई भगवान है, ना कुछ भी नहीं है दुनिया में। जो कुछ है वो खुद हैं और जो कुछ है वो हम हैं। तो हमें बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों का सम्मान करना है, अपने दोस्तों भारत को बचाना है, सबका साथ देना है, सबके साथ खड़ा होना है। गरीब अमीर कोई दुनिया में नहीं है, हम सब एक हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं है। दोस्तों हमें कमज़ोरों का साथ देना होता है। कमज़ोर जरूर होते हैं, चाहे वो पैसे से कमज़ोर हों, चाहे शरीर से कमज़ोर हों, या किसी बीमारी से कमज़ोर हों। दोस्तों उनका साथ देना होता है, वही सबसे बड़ा धर्म होता है। आप किसी मंदिर में जाके करोड़ों लुटा दो, वहाँ कोई धर्म नहीं होगा। आप उन करोड़ों रुपए को किसी शिक्षा स्कूल में लगा दो, कोई कॉलेज खुलवा दो, वहाँ गरीब का बच्चा पढ़े और निःशुल्क पढ़े, वही सबसे बड़ा धर्म होगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे भारतवासियों, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, बस जनता की सेवा में खड़ा हूँ, अपने जीवन को हथेली पर रखे लेके। और दोस्तों मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं कभी कोई गलत काम करता ही नहीं हूँ। मैं अपने जीवन को हथेली पर रखकर घूमता हूँ दोस्तों, और कहता हूँ सबको समझाने की यही काम है कि आप अच्छी बात करो और दोस्तों गरीबों का साथ दो, कमज़ोरों का साथ दो।
और इस मनुवादी सरकार के सामने सीना तान के खड़े हो जाओ, जो हमारे खिलाफ ऐसे ही षड्यंत्र रचती रहती है ये सरकार कि कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी ये तो सब पहले से चले आ रहा है। भारत के अंदर दोस्तों किसी को यहाँ की नागरिकता देने का कानून पहले से ही है, विदेशी भारत के अंदर धंसने का कानून उनको रोकने का पहले से ही है। ये कोई नया नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी लोग दोस्तों ये जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है कि घर घर जाके हम ये पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ पैदा हुए, माताजी कहाँ पैदा हुई, तो दोस्तों भारत की 75% जनता के पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं इस चीज़ का, क्योंकि पहले न किसी के पास शिक्षा थी, न किसी के पास पढ़ाई थी, न ज़मीन थी, न जायदाद थी। गांव की जब घर जो होते हैं किसी के नाम नहीं होते, तो दोस्तों वो कहाँ से इस चीज़ को सबूत देगा कि हमारी माँ और हमारे पिताजी कहाँ पैदा हुए, हम कहाँ पैदा हुए। तो इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इस बहाने हम इन देश से इन लोगों को निकाल देंगे, इनकी नागरिकता छीन लेंगे, इनका वोट का अधिकार छीन लेंगे। तो दोस्तों मनुवादियों को समझा दो कि जिस वोट के अधिकार से तुम सत्ता में आए हो वही वोट हमारा अधिकार है, वही हमारा सबूत है और वही सब कुछ हमारा। इसके अलावा और कुछ पूछोगे तो उसका जवाब फिर और हिसाब से दिया जाएगा। इन मनुवादियों को समझा दो, इन षड्यंत्रकारियों को समझा दो, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझा दो कि इस तरह के कानून ना बनाएं कि जिससे हमारी जनता का रोष सर और आसमान पर पहुंच जाए, दिमाग पर चढ़ जाए और वो अपना सीना तान के रोड पर खड़े हो जाएं और मरने और मारने को। उस दिन दोस्तों बहुत बुरा होगा इस सीन दुनिया के अंदर। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ इस सरकार से भी कि इस अपनी तुम्हारी ये जनता है, जिस जनता के वोट से तुम्हें ये गद्दी मिली हुई है, उस गद्दी का दुरुपयोग ना करो, भारत की जनता को गुलाम ना बनाओ। इनको सबको जीने का अधिकार दो और जीनो दो, खुद भी खुद जियो, खूब खाओ, मौज उड़ाओ, पर भारत की जनता को गुलाम बनाने की मत सोचो। अब वो जमाना नहीं है कि कमर से हांडी बांधोगे, गले में मटकी लटका दोगे और पीछे तुम झाड़ी लटका दो, वो जमाना गया। अब तो वो जमाना है दोस्तों कि मर जाएंगे या सीना तान के मर जाएंगे या मार देंगे, बाकी गुलाम नहीं बनेंगे। अब तुम कितना ही षड्यंत्र रच लो और कुछ भी कर लो। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर मेरी बात किसी को अच्छी लगी हो तो आगे पहुंचा देना, हर घर तक पहुंचा देना, हर नौजवान को समझाना कि आज जो भारत के अंदर हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत आगे बुरा होने वाला है। अगर ये सरकार नहीं समझी, नहीं संभली तो हमें सबको रोड पर आना पड़ेगा, छोटे से लेके बड़े तक, माता बहनों बुजुर्गों तक और गरीब अमीर सबको बाहर आना पड़ेगा और इस सरकार का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आज हमारे भाई किसान और रोड पर आ चुके हैं, धीरे धीरे हम सबको रोड पर आना पड़ेगा। ये खाली किसानों की बात नहीं है, आज हम सब मजदूर भाइयों की बात है। आज जब किसान पैदा ही नहीं करेगा तो हमें रोटी कहाँ से मिलेगी। तो सबसे बड़ा सवाल पेट की रोटी का है, रोटी कपड़ा मकान का है। दोस्तों ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है और इसके ही पीछे जीवन चलता है और इसके पीछे जीवन चलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारतवासी। तो दोस्तों आज आप मन और तन और धन शरीर से लेकर भारत के किसानों के साथ खड़े हो जाओ, मेरे छोटे बड़े सभी मजदूर भाइयों और बहनों। बस यही हमारी विनती है, यही हमारी सलाह है। धन्यवाद।